नमस्ते बच्चों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान है उसका भाग 2 का पहला पाठ है संसाधन। आपकी किताब का नाम भी संसाधन एवं विकास है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दो बच्चों की थोड़ी बातचीत चल रही है उसकी मम्मी से। चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं ये। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, बर्तन, कपड़े, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, यानी मोना ने राजू से कहा कि देखो ये सभी चीज़ें उपयोगी हैं, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। ये बात अम्मी ने कही उनकी। ये संसाधन है, यानी ये सभी संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने फिर कहा कि ये संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह क्या है? संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका हम उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों की पहचानने में सक्षम होंगे। जब आप प्यास लगने हैं तो जल पीते हैं, यानी एक संसाधन है। आवश्यकता क्या हुई? आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, तो पानी एक संसाधन हो गया। आप घर में जिस विद्युत का मतलब होता है बिजली, जिसका उपयोग आप करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, आप टेम्पू, गाड़ी, साइकिल के माध्यम से घर पहुंचते हैं, वो भी एक संसाधन है। यानी आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है वो। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप पढ़ने के लिए अभी कर रहे हैं, ये भी एक संसाधन है। इसमें देखिए बिना आप अपना होमवर्क नहीं कर सकते, आप अपना सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक संसाधन है। यानी संसाधन मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी एक ही किताब में मिल रही है, तो ये एक तरह से संसाधन हो गया। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया जिनमें जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वो भी एक संसाधन है। चलिए आगे चलते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में सभी एक तरह से संसाधन ही माने जाते हैं, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु एवं पदार्थ की उपयोगिता प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कोई भी वस्तु जो उपयोग में आ रही है वो उसे संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाह रहा था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, यानी कोई चीज़ काम ही नहीं आ रही। अभी मान लो धरती के अंदर सोना है, लोहा सब धरती के अंदर मिलता है, ज़मीन के अंदर मिलता है, सोना, लोहा, चांदी सब है, लेकिन धरती के अंदर पड़ा है तब वो संसाधन नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर पड़ा है, कोई काम नहीं आ रहा है। लेकिन जब लोहे अयस्क निकलता है, पहले लोह अयस्क हम निकालेंगे और उससे फिर लोहा बनाने के बाद हमने गेट हैं, कुर्सियां हैं, ये चीज़ें बना लेंगे, तब वो संसाधन हो गया। यानी अब उसका क्या हो गया? मूल्य हो गया। इतने दिन इसका मूल्य नहीं था, जमीन के अंदर पड़ा था, कोई मूल्य नहीं था, लेकिन जब वो काम में आ गया तब उसका एक मूल्य हो गया, तब उसको संसाधन कहते हैं। मूल्य का अर्थ होता है महत्व, यानी अब उसका महत्व बढ़ गया। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। यानी आर्थिक का मतलब होता है पैसे से संबंधित, पैसे। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य, धातु का मतलब जो लोहा है, चांदी है, ये सभी धातुएं हैं। तो लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण मनुष्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एक देखने के लिए स्थान है बढ़िया, लेकिन जैसे मान लो कोई पहाड़ है, उसका कोई मूल्य नहीं है, आर्थिक मूल्य नहीं है उसका, जिसको देखने के कोई पैसे थोड़े लगते हैं, लेकिन उस पहाड़ से कितनी सारी चीज़ें मनुष्य को मिलती हैं, इस वजह से उसका आर्थिक ये संसाधन हो जाता है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादू के घरेलू नुस्खों में आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट के उपरांत मेडिकल फर्म पर बेचे जाते हैं तो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे आपके घर में आप बीमार हो जाते हो तो मम्मी वगैरह या दादी वगैरह क्या करती है, घर में ही कुछ आपको काढ़ा वगैरह देती है,
बुखार हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो वो चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है वैसे तो। क्यों? क्योंकि उसके कोई पैसे बाहर बिक नहीं रहा, और वही चीज़ किसी कंपनी द्वारा बनाई जाती है, सेम ही चीज़ है, और उसको मेडिकल स्टोर बाहर की दुकानों पे बेचेंगे तो उसका मूल्यवान हो जाता है वही चीज़। तो इसके बारे में यही बताया गया है। यानी पेटेंट, इसमें एक नाम आया है पेटेंट। इसका मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार। यानी आपको मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे भुजिया आपने खाया है, बीकानेर का भुजिया प्रसिद्ध है, लेकिन बीकाजी नाम से जो भुजिया है वो बीकानेर में ही बनेगा। उनके पास उन्होंने अधिकार ले लिया है, ठीक है, अधिकार उन्होंने ले लिया है, उसको दूसरा नहीं बना सकता उस नाम से, इसलिए उसको बोलते हैं एकमात्र अधिकार, इसको बोलते हैं पेटेंट। जिसको पास एक ही आदमी का अधिकार होता है, यानी एक नाम से कोई ब्रांड है वो ही आदमी बना सकता है, ये नहीं कि दूसरा उसकी कॉपी कर ले, कोई भी बना दे। फिर दूसरा आगे देखते हैं, समय के साथ है प्रौद्योगिकी के दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर देते हैं, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग समय ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। आदमी खुद संसाधन है, एक तरह से आदमी खुद संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत यानी बिजली बनने से प्रौद्योगिकी में तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। प्रौद्योगिकी, इसमें एक नाम आया, उसका मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। कोई भी अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई नवीनतम ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी। जैसे बिजली बना रहे थे, अब बिजली बना रहे थे तो बिजली कोयले से भी बनती है, और फिर बाद में पानी कोई रोक के पानी से बिजली बना दिया, यानी नवीन ज्ञान का इस्तेमाल किया तो उससे बिजली बना दिया, इसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी। यानी कोई भी नया ज्ञान हम लगा के कुछ नई चीज़ बना देते हैं, उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी। चलिए आगे चलते हैं, संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार, संसाधनों को वैसे तो दो प्रकारों में बांटा गया, एक तो प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति ने बनाए हैं। किसने बनाए? प्रकृति ने। प्रकृति का मतलब होता है जो अपने आप बनते हैं, जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, पानी, जल है, वो एक प्राकृतिक संसाधन है। किसने बनाया जल, बताओ? पता है किसने बनाया जल? किसी ने नहीं बनाया, अपने आप बना हुआ है। कैसे बनाया किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो जल प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति ने बनाया है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, किसने बनाई है? प्रकृति ने बनाई है। मिट्टी किसने बनाई है? खनिज किसने बनाई? ये सभी प्राकृतिक संसाधन है जिसको प्रकृति ने बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। चलिए आगे चलते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनमें भी दो प्रकार बांट दिए उन्होंने, नवीकरण और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होते हैं? नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी उनको दोबारा हम काम में ले सकते हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। हमारी जो क्रियाएं होती हैं उनका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। नवीकरणीय के उदाहरण देख लो, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय कैसे है? सौर ऊर्जा, सूरज की जो आपके घर में ज़्यादातर आजकल वो एक प्लेट से आती है सौर ऊर्जा की, उससे आप एक बैटरी भी चार्ज करते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, और रात को बल्ब जलाते हो, ठीक है, और उससे आप बैटरी में स्टोर कर लिया आपने, सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज होती है, उस बैटरी से आप रात को काम में लेते हो, यानी डबल काम हो गया ना। इनको बोलते हैं नवीकरणीय, उसको नया किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग भंडार को प्रभावित कर सकता है। यानी मिट्टी है, जल है, उसका अगर हम लापरवाही से उपयोग करेंगे तो ये इनके सीमित भंडार हैं,
ये बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी दिन ख़त्म हो सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए। तो ये तो था नवीकरणीय, जिनको नया किया जा सकता है। अब है अनवीकरणीय, यानी जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों साल लग सकते हैं। यानी एक बार अगर वो खत्म हो गए तो उनको हजारों साल लग सकते हैं। जैसे सूरज, अभी मैंने बताया था इसमें नवीकरणीय में सौर ऊर्जा किससे मिलती है? सूरज से मिलती है। सूरज कभी नहीं खत्म होगा, जिस दिन सूरज खत्म होगा दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सूरज नहीं खत्म होगा, इसका मतलब इसको नया किया जा सकता है। यानी आज हमने काम में ले लिया तो कल वापस सूरज उगेगा, कल फिर काम में ले लेंगे। लेकिन जो ये है नीचे वाले, जैसे इसमें क्या आएगा? लोहा आएगा, कोयला आएगा। कोयले को एक बार काम में लेके दोबारा काम में लेके दिखाओ, एक बार खत्म हो गया, कोयला पूरा जल गया, राख हो गई, उसके बाद उसको हम काम में नहीं ले सकते, नया कोयला हिलाना पड़ेगा। और अगर पूरा कोयला खत्म हो गया तो एक बार कोयला जमीन के अंदर बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। इसलिए ये अनवीकरणीय, यानी इनके भंडार सीमित हैं। आगे चलते हैं, इनके उदाहरण देख लो। अनवीकरणीय के कोयला, पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग भी हमें लिमिटेड करना चाहिए। प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये अनवीकरणीय के उदाहरण है। अभी एक बात यहाँ पर और दे रखी है, उसको देख लीजिए। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, यानी ये जो प्राकृतिक संसाधन है ना, कोयला, पेट्रोल, जल, प्राकृतिक गैस, इनका वितरण भूभाग, यानी जमीन कैसी है, जलवायु कैसी है वहाँ की, कितनी धूप पड़ती है, कितनी ठंड पड़ती है, ऊंचाई कितनी है, अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं उन्हीं के हिसाब से ये संसाधन पाए जाते हैं। ये नहीं कि हर जगह सभी संसाधन मिलते हैं, इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन मिल सकते हैं। इसी कारकों की वजह से, किनकी वजह से? वितरण, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, इनकी वजह से सभी संसाधनों का वितरण असमान है, समान नहीं है। समान का मतलब हर जगह समान का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर कोयला भी है, जैसे राजस्थान में मान लो कोयला, बिजली, ये जल विद्युत, जल है, और पेट्रोल है, प्राकृतिक, सभी एक जगह मिल जाए, यही बिहार में मिल जाए, यही पंजाब में मिल जाए, तो उसको बोलते हैं समानता। लेकिन ये है नहीं सभी जगह, ये क्या है? असमान है। क्यों है? क्योंकि सभी जगह की बनावट एक जैसी नहीं है, सभी जगह धूप एक जैसी नहीं पड़ती है, सभी जगह जलवायु, ऊंचाई एक जैसी नहीं है। जैसे कश्मीर में ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और दक्षिण में तमिलनाडु है, यहाँ पर बहुत ही नीचा है, जल स्तर के बराबर से हैं वो। तो इस वजह से भी ये संसाधनों का प्रभाव पड़ता है। अब संसाधन पहले आया था प्राकृतिक संसाधन, उसके अंदर दो भाग आए थे, नवीकरण, अनवीकरणीय। अब आया है दूसरा, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, इंसान द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसे लोहा अयस्क है, जमीन के अंदर से लोहा निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोहा अयस्क। ठीक है, वो अब संसाधन नहीं है, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। लेकिन इंसान ने क्या किया? उसको गर्म करके, साफ करके लोहा बना लिया। क्या बना लिया? लोहा उसको बना लिया। लोहा बना लिया तो लोहा क्या काम में? पुल में, सड़क में, मशीन, सब में काम करने लग गया, गाड़ियों में काम आने लग गया वो लोहा, तब वो एक संसाधन हो गया। तो इसको बनाया किसने? बनाया इसको इंसान ने, मानव ने, इसलिए इसको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा, और राजू ने अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया। अगली तरफ चलते हैं, मानव संसाधन। ये तो मानवीय संसाधन थे, इसमें मानव ही आएगा, दूसरे तो आएंगे नहीं मानव निर्मित में। तो लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ज्ञान हो, कौशल हो, तथा और चीज़ें हों। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पर पहले देख लेते हैं, बाद में चलेंगे अगले लाइन की तरफ। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए अपने घर के चारों तरफ। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें मानव निर्मित है, इंसान ने बनाई है। ठीक है ना, जो प्रकृति ने नहीं बनाई है वो नहीं लेना है इसमें आपको। क्या आप जानते हैं मानव निर्मित संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य निष्कार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य ही कुशलताएं भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधनों में सहायता करती हैं। यानी कई लोग मानते हैं कि मानव है वो संसाधन नहीं है, लेकिन हम कितना भी कर लें, लेकिन मानव को संसाधन मानना ही पड़ेगा। एक लोहा है वो पड़ा ही रह जाएगा जब तक इंसान उसको कुछ उपयोग में नहीं लेगा। इंसान ही उपयोग में ले सकता है, जानवर उसको उपयोग नहीं ले सकता। इसलिए इंसान एक तरह से संसाधन हो गया, मानव एक तरह से संसाधन
हो गया। पीछे वाली लाइन से आगे देखते हैं, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन है, यानी जितने भी लोग हैं वो क्या है, मानव संसाधन है। शिक्षा स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना, क्या कहता है, मानव संसाधन कौशल में सुधार करना, यानी सीखने में और बढ़िया सुधार करना और अच्छी तरह से काम करने को बोलते हैं कौशल। ठीक है, इसको बोलते हैं मानव संसाधन। अब संसाधन संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाना। इन संसाधनों को हम बचाए कैसे। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा, सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए, वहां पर न छाया है न कुछ खाने पीने के लिए है। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में घूम रहे थे। उसने अपनी माँ से सपने के बारे में पूछा, तो अम्मा क्या ये सच हो सकता है। तो अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय यानी नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं होते हैं तो ये बहुत दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन इससे सैकड़ों संसाधन समाप्त हो सकते हैं। तो राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ, बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक एकदम ध्यान से उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ये प्रश्न भी आ सकता है आगे की तरफ। ठीक है, फिर है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए उनके पोषण को बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रश्न आ सकता है कि सतत पोषणीय विकास क्या कहलाता है, किसे कहते हैं। यानी संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। व्यक्ति उन्हें कम उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग का योगदान दे सकता है। अंततः एक विभिन्नता बनाता है, यानी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सभी जीवन। उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों के लिफाफे, खरीदारी के थैले बनाए। मोना ने कहा, इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं हम उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना, अपनी पृथ्वी को सजीव रखना, ये एक अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, कागज व्यर्थ न हो। जैसे अखबार आता है, अखबार को हम कचरे में डाल देते हैं, लेकिन उसी अखबार से हमने अगर थैले बना लें, तो हम उन थैलों से अगर दुकान से सामान लेके आएँ, तो यानी प्लास्टिक बचेगा और प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। यूज़ नहीं आएगा तो प्लास्टिक ज़्यादा बिखरेगा नहीं, और प्लास्टिक सबसे खतरनाक चीज़ है। तो इस एक अखबार को जिसको हमने वेस्ट कर दिया था, उससे हम एक थैला बना के काम में ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं संसाधन। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ नहीं हो। विद्युत का मतलब बिजली। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल कोयले से मिलती है। विद्युत किससे मिलती है, जो ये अपने यहाँ बिजली आ रही है ना, ये कोयले से और जल से बनती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ये कार्य मोना, राजू, उसके मित्रों ने किए। क्या आपका क्या विचार है। जो अभी किताब में मैंने बताया, ये मोना और राजू दो मित्र थे, उन्होंने किए हैं या उनके मित्रों ने किए हैं। तो आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, तो आपके क्या विचार हो सकते हैं। इसलिए आप भी इस पाठ के आधार पर क्या क्या करोगे। आप भी क्या पानी बचाओगे, बिजली बचाओगे। तो आपको ज़रूर करना है चीज़ें। अगर आपके यहाँ नल लगी हुई है, पानी बह रहा है, तो आपको बंद करना है। क्यों, क्योंकि आने वाले कुछ सालों बाद वो पानी बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक सीमित है। अभी भी पानी कितनी कमी है, कुछ क्षेत्रों में बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है। बरसात होती है तो ही पानी होता है, और बरसात होती नहीं है, क्यों नहीं है, पेड़ नहीं लगाते। तो पेड़ों को लगाना ज़रूरी है, वो बरसात को आकर्षित करते हैं। बरसात ज़्यादा होती है, पानी मिलेगा। अगर आप पेड़ नहीं लगाओगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। और जो जल विद्युत है, बिजली बनती है, वो भी पानी से बनती है। अगर पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से आएगी, बिजली नहीं आएगी तो आप बहुत सारे आपके पास मशीनें हैं, पंखा है, कूलर है, फ्रीज है, रेडियो है, टीवी है, ये कैसे चलेंगे। और बहुत सारी मशीनें जिनसे हमारे पास सामान बन के आता। आटा पीस के कैसे खाएंगे हम। पुराने टाइम में तो उससे पीस लेते थे। आज सभी घरों में चक्कियाँ हैं, इलेक्ट्रिक चक्कियाँ, बिजली से चलने वाली। वो सभी बिजली से चलती है। और बिजली किससे बनती है, पानी से और कोयले से बनती है। जब कोयला और पानी का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। इसलिए हमें इनका ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न आगे, प्रश्नों के उत्तर मैं बता देता हूँ साथ साथ में। पृथ्वी पर संसाधन समान रूप से वितरित क्यों है। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले चलते हैं हम पाठ की पहली लाइन में आ जाओ। समान रूप से क्यों वितरित
नहीं है। एक मैंने बताया था आपको क्यों नहीं है, क्योंकि एक लाइन आई थी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पेज नंबर शायद 3 नंबर पेज है। आपकी किताब का मैं पेज अभी बता देता हूँ कितने नंबर पेज पे लिखा हुआ है इसका उत्तर। ये है आपका 3 नंबर ही पेज है, ठीक है। इसमें आपका ये उत्तर है इसका। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। चलिए एक प्रश्न हो गया, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधनों को बचाना ही संसाधन संरक्षण है। आप अपनी किताब में भी इसको लिख सकते हैं, संसाधन संरक्षण मिल जाएगा आपको। अभी चलते हैं संसाधन संरक्षण, ठीक है। पेज नंबर देखते हैं कितने हैं, 4 नंबर पेज पे मिलेगा आपकी किताब का 4 नंबर पेज, संसाधन संरक्षण, ठीक है। तो इसका उत्तर आप कहाँ से करोगे, तो ये इसमें बीच में जो लिखा हुआ है ये आपका उत्तर है। इसमें संसाधनों का यहाँ तक और यहाँ से लेकर, ठीक है, संसाधनों का सतर्कता उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस प्रश्न को आप वैसे सीधा लिख सकते हो, क्योंकि मानव सभी चीज़ों को संसाधित करता है, संशोधित करता है या फिर काम में लेता है। कोई भी चीज़ जब तक संसाधन नहीं बनती, जब तक मानव उसको उपयोग में नहीं लेता है, अपना ज्ञान से उसको और अच्छा नहीं बनाता। तो आपको खुद को लिखना है इसको, ठीक है, मैंने समझा दिया। आप लिख सकते हो मानव संसाधन, यानी मानव इंसान खुद संसाधन है। जब तक एक लोहा है वो पड़ा ही रहेगा जब तक उसको इंसान काम में नहीं लेगा, ठीक है। इसलिए मानव खुद संसाधन, यानी मानव खुद ने भी तो काम किया है। सतत पोषणीय विकास क्या है, तो अभी आया था उसी प्रश्न के नीचे, अभी जो हमने प्रश्न देखा संसाधन संरक्षण वाला, उसी के नीचे मिलेगा। ये रहा, उसी पेज पे है, पेज नंबर 4 पे, ठीक है। ये रहा सतत पोषणीय विकास, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ से शुरू करना है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए उनके संरक्षण को संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यहाँ तक, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक खत्म करना इसको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवैध आ गए अभी, सही उत्तर पर निशान लगाना है। निम्न में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, तो उपयोगिता भी निर्धारित करती है, मूल्य भी निर्धारित करती है, मात्रा निर्धारित नहीं करती है एक संसाधन को। इसमें उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो बताओ मानव निर्मित कौन सा है, पहले आप सोचो इसमें कौन सा है। कैंसर उपचार की औषधियाँ हैं, झरने का जल है और उष्णकटिबंधीय वन है। चलिए मैं उत्तर बताता हूँ। सबसे पहले नीचे 3 नंबर शुरू करते हैं, गए उष्णकटिबंधीय वन। ये वन किसने लगाए, हमने नहीं लगाए। ये वन बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, प्रकृति द्वारा अपने आप उगते हैं। जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पे उगते हैं। झरने का जल, एक झरना बह रहा है, उसका जल किसने बहाया है, हमने नहीं बहाया ना, प्रकृति ने बहाया। नदी से, पहाड़ों से एक झरना नीचे उतर रहा है तो वो अपने आप उतर रहा है। लेकिन कैंसर उपचार की जो दवाइयाँ हैं, औषधि बोलते हैं दवाइयों को, वो दवाइयाँ हमें कहाँ से मिलती है, प्रकृति से बनी बनाई नहीं मिलती, हमें बनानी पड़ती हैं वो दवाइयाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, कै। कथन पूरा करना है। अनवीकरण संसाधन खालिस्तान होते हैं, तो अनवीकरण संसाधन पहला हो जाएगा क्या, इसमें सीमित भंडार वाले होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्रियाकलाप दे रखा है आपको, एक काम करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक दोहा लिखा हुआ है रहीम जी का। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ने उबरे, मोती मानुष चून। तो इसके बारे में अभी ये प्रश्न दे रखा है कि ये पंक्तियां अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई है। रहीम जी हम बोलते हैं जिसको, रहीम जी के दोहे, ये रहीम जी वही थे जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल भी उनमें एक था, एक ये अब्दुल रहीम खान खाना थे, तो इनके द्वारा ये लिखी गई है। इसमें किस संसाधन की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है, और इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, 100 शब्दों में लिखना है। तो आपको इसके बारे में लिखना है। तो आप सोचो इसमें, इस दोहे में कौन सी, किसके बारे में लिख रहा है, क्या नाम आ रहा है ज्यादा, जिसके बारे में लिख रहा है कि रहीमन पानी राखिए, यानी पानी को रखो, पानी को ज्यादा खराब मत करो, व्यर्थ में मत बहाओ। पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, यानी अगर पानी, चून का मतलब होता है आटा, आटे में अगर पानी नहीं है तो आटा कोई काम का नहीं है। मोती, मोती में पानी, यहाँ पर पानी का मतलब है आभा, यानी उसकी सुंदरता नहीं है तो मोती कोई काम का नहीं है। और इंसान, इंसान यानी मानुष, मानुष का मतलब होता है इंसान, इंसान में अगर विनम्रता नहीं है तो वो भी कोई काम का
नहीं है। पानी का मतलब यहाँ विनम्रता से होगा। तो इसमें किस संसाधन की ओर संकेत कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे हम, इसका उत्तर करेंगे पानी की ओर। और इसके समाप्त हो जाने पर क्या होगा, तो आपको आपको कम से कम 100 शब्दों में यानी लगभग 4 या 5 लाइनें कम से कम तो आपको लिखनी है कि पानी समाप्त हो गया तो क्या होगा। फिर आगे आओ खेले, ये आपके अभी क्लास से चलेंगे, स्कूल आएंगे तब आपसे करवा देंगे, ठीक है। तो इतना आपको पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करने का तरीका मैं बता दिया है, ठीक है। और एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कमेंट कैसे करना है। कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल को सीधा कर लेना है। सीधा करोगे तो आपको सामने इस तरह वीडियो चल रहा होगा, और आपको क्या करना है, एकदम नीचे की तरफ चला जाना है। एकदम नीचे नीचे जाओगे, नीचे नीचे लिखा हुआ है जी, उसके आगे एक पब्लिक कमेंट लिखा हुआ है ना, इस तरह से। ये देखो ये लिखा हुआ है, अभी आपको एक निशान सा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको वीडियो कैसे लगा, आपको कौन सा पार्ट इसका अच्छा लगा। और कोई प्रश्न है तो आप इसमें लिख सकते हो, लिख के जैसे आप कैसे ऐसे मैं जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, और ये तीर का निशान आ गया, तीर के निशान पे ओके करोगे तो ये मेरे पास पहुंच जाएगा, ठीक है। मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा इसमें। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।